रणवीर ने चेहरे पर आए हुए ब्लड के छींटे अपने हाथ से साफ किया और अपने हाथ पर लगे उस ब्लड को देखते हुए दांत पीसते हुए कहने लगा, मिस किलर आइज, गलत इंसान से आप टकराई हैं। अब इसकी सज़ा तो तुमको ऐसे मिलेगी कि तुम जिंदगी भर भूल नहीं पाओगी। RA को यह बोलते हुए वह बहुत ज़्यादा ही डरावना लग रहा था। उसकी आवाज़ में इतना पागलपन था कि जिसे देख कर के वह सभी लोग सहम उठे थे। फिर उसने तड़पते हुए टीकू को देखा तो विशाल से कहा, इसे लेकर जाओ, इसकी मरहम पट्टी करो। मुझे मेरे लोग तड़पते हुए नहीं चाहिए, दूसरों को तड़पाए ऐसे चाहिए, इसलिए इसे जल्दी से अस्पताल ले जाओ और इसे जल्दी से ठीक करो। यह बोलते हुए रणवीर वहां से उठकर अपने रूम की तरफ चला गया। अगली सुबह का वक्त था। आरुषि उठी तो देखा सुबह के 11 बज रहे थे। वह घड़ी को देखकर चिल्ला उठी, ओह गॉड, इतना लेट हो गई हूँ मैं, और डैड तो 10 बजे ही ऑफिस चले जाते हैं, मुझे उठाया ही नहीं, और मुझे भी तो कॉलेज जाना था ना। आरुषि ने जल्दी से ओढ़ा हुआ कंबल और टेढ़ी एक साइड में फेंक कर और जल्दी से बाहर की तरफ भागी। देखा कि बृजमोहन जी किचन में सैंडविच बना रहे थे, जिसे देखकर आरुषि हैरान हो गई। वह पीछे से जाकर बोली, डैड 11 बज गए हैं, आपको तो 10 बजे तक ही ऑफिस के लिए निकल जाते थे ना, फिर तो आपने मुझे उठाया क्यों नहीं नाश्ता बनाने के लिए, और मुझे भी तो कॉलेज जाना था ना, मेरा कॉलेज भी आपने मिस करवा दिया। और शुभ कहाँ है, शुभ तो स्कूल चला गया ना। पर वही शुभ तो वॉशरूम से चिल्लाते हुए बाहर निकला, दीदी मैं यहाँ हूँ, मेरे कपड़े जल्दी ला दो, मुझे जल्दी से कपड़े पहना दो। शुभ भी आज स्कूल नहीं गया था, वह भी आज घर पर ही था। उसको चिल्लाते हुए देखकर आरुषि जल्दी से उसके कपड़े उसके कमरे से लेकर आती है और फ़ौरन से उसे दे देती है और कहती है, लो जल्दी से खुद से पहन लो। शुभ मुंह बनाते हुए, दीदी मुझे पहना दो ना, मन नहीं है खुद से पहनने का। उसे इतना प्यार से बोलते हुए देखकर शुभ पर उसे प्यार आ गया और वह शुभ के कपड़े पहनाने लगी। उसे शर्ट और जीन्स पहना दी। वह डाइनिंग टेबल वाली चेयर पर आकर बैठ गया। आरुषि फिर से बृजमोहन जी के पास गई और सवाल करने लगी, डैड बताइए मेरे सारे सवाल के जवाब, आप चुप क्यों हैं। उसके इतने सारे सवाल पर बृजमोहन जी मुस्कुरा दिए। फिर उसके कंधे से पकड़कर उसे डाइनिंग टेबल के पास ले आए। फिर उसको बैठाते हुए कहा, अरे मेरी चेन्नई एक्सप्रेस, शांत हो जाओ, इतने सारे सवाल एक साथ नहीं पूछते हैं, थोड़ा सांस तो ले लो। पर डैड, आरुषि फिर उनसे सवाल करने लगी कि इससे पहले आरुषि कुछ बोलती, बृजमोहन जी ने सैंडविच की प्लेट उसके सामने रख दी। उन्हें देखकर के आरुषि ने अपने होठों पर जीभ फिराते हुए कही, वाह, चीज सैंडविच मेरे फेवरेट, मेरे लिए बनाया है डैड। और एक प्लेट सूप को भी दे दिए और सूप को सर पर हाथ फेर के और बोले, खाओ बेटा तुम। और आरुषि की तरफ देखते हुए कहने लगे, हाँ बेटा, मैं आरुषि और सूप के लिए बनाया है। मेरे बच्चे, कल मेरी वजह से आप दोनों बहुत ही परेशान हो गए थे ना, इसीलिए। और आज से मेरा ऑफिस 10 बजे नहीं बल्कि 11 बजे है और कॉलेज जाने के लिए इसीलिए नहीं उठाया ताकि आप आज रेस्ट कर लो। और शुभ भी कल अच्छे से नहीं सोया है तो उसका भी मन थोड़ा ठीक नहीं था, तो इसीलिए मैंने उसे भी स्कूल नहीं जाने दिया। और वैसे भी आज सैटरडे है तो स्कूल आज शुभ जाए या ना जाए वह एक ही बात है। बृजमोहन जी की बातें सुनकर आरुषि मुस्कुरा उठी। तभी वह मुस्कान अचानक उदासी में बदल गई। वह जल्दी से उठी और बृजमोहन जी के गले लग गई। फिर उदास आवाज़ में बोली, डैड आपको तो चोट लगी थी ना, फिर आपने यह सब क्यों बनाया, आपको रेस्ट करना चाहिए था ना। बृजमोहन जी के बोलने से पहले ही शुभ कहने लगा, मेरे डैड बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं, देखो सुबह सुबह उन्होंने मेरे लिए कितना अच्छा ब्रेकफास्ट बनाया है।
ब्रिज मोहन जी आरुषि के सर पर हाथ फिराते हुए बोले, हाँ शुभ बेटा, सही कह रहे हो। और वह शुभ के पास जाकर शुभ को गले लगा लिए और कहने लगे, माँ बाप जब बच्चों के लिए कुछ करते हैं ना तो उससे माँ बाप को खुशी मिलती है, और खुशी मिलेगी तो तबीयत खुद ही ठीक हो जाएगी। अब आपके सवाल जवाब ख़त्म हो गए तो मैडम नाश्ता कर लीजिए, इस सेफ की मेहनत वसूल कीजिए। उनकी बात सुनकर के आरुषि ज़ोर से हंस पड़ी। वह चेयर पर बैठकर सैंडविच उठाकर खाने लगी। तभी खाते हुए उसने ब्रिज मोहन जी से पूछा, पर डैड ऑफिस 11 बजे क्यों हो गए हैं? जगदीश अंकल के रूल्स अचानक कैसे चेंज हो गए? आरुषि की बात सुनकर के ब्रिज मोहन जी के हाथ हल्के कांपने लगे। उनके चेहरे का रंग फीका पड़ गया। उन्हें रणवीर ओबेरॉय का चेहरा याद आ गया और सैंडविच की प्लेट उनके हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ी। आरुषि फ़ौरन से अपने डैड के पास भाग कर गई और कहने लगी, क्या हुआ डैड, कहीं लगी तो नहीं ना? इधर बैठो आप, हाथ दिखाओ अपने। आरुषि घबरा करके ब्रिज मोहन जी के हाथ पांव चेक करने लगी। उसे यूँ परेशान देख करके ब्रिज मोहन जी मन में खुद से बोले, अगर आरुषि को सच का पता चला तो यह उस रणवीर ओबेरॉय पर जाकर चढ़ जाएगी। मुझे आरुषि से सच छिपाना होगा हर हाल में, किसी भी कीमत पर। फिर ब्रिज मोहन जी खुद को संभाला और मुस्कुराते हुए बोले, अरे बेटा नहीं लगी है, आपके डैड बिल्कुल ठीक है। आरुषि ने गहरी सांस लेते हुए कहा, थैंक गॉड आप ठीक हो, वरना मेरी तो जान ही निकल गई थी। यह बोलते हुए आरुषि प्लेट के टूटे हुए टुकड़े समेटते हुए बोली, वैसे डैड आपने बताया नहीं, 11 बजे ऑफिस क्यों जाना है आपको? आपको चोट भी लगी है ना, जाना ज़रूरी है क्या? ब्रिज मोहन जी आवाज़ में मिठास भरकर बोले, बेटा तुम रणवीर ओबेरॉय को जानती हो? रणवीर ओबेरॉय के नाम पर कांच का एक टुकड़ा हल्का सा उसकी उंगली में चुभ गया, जिसे हाथ से हल्का खून निकलने लगा। आरुषि ने जल्दी से उसे छुपा कर कहा, रणवीर ओबेरॉय, वह फेमस बिजनेसमैन जिसका इन्वेस्ट मैनेजमेंट का बिजनेस है। ब्रिज मोहन जी ने कहा, हाँ वही बेटा। आरुषि ने उन टुकड़ों को डस्टबिन में डालकर कहा, मैंने उसे कहीं देखा तो नहीं, पर काफ़ी सुना है। उसकी सक्सेस की न्यूज़ आती रहती है न्यूज़पेपर में, मैं उसकी तस्वीर देखी है, कभी लाइव नहीं देखा। वैसे मुझे उससे क्या, कोई बिगड़े हुए अमीर ज़्यादा ही होगा। यह बोलते हुए आरुषि ने बड़ा सा मुँह बनाया तो ब्रिज मोहन जी बोले, हाँ बेटा वही, काफ़ी टाइम से मैंने उनकी कंपनी में जॉब अप्लाई किया हुआ था और फाइनली मुझे वहाँ जॉब मिल गई है। आज मेरा वहाँ पहला दिन है तो मुझे जाना पड़ेगा। यह बोलते हुए ब्रिज मोहन जी ने अपना बैग उठाया और जाने लगे तो आरुषि भागकर उनके सीने से लगकर बोली, कॉन्ग्रेचुलेसन डैड एंड ऑल द बेस्ट। शुभ भी ब्रिज मोहन जी के पास आया और वह भी आरुषि के देखकर बोला हुआ वर्ड दोहराया। आरुषि और ब्रिज मोहन जी यह सुनकर के स्माइल करने लगे और ब्रिज मोहन जी शुभ को गले लगा लिए। अभी तीनों बात कर ही रहे थे कि कल्याणी जी उनके घर आ गई और कहने लगी, कैसे हैं आप भाई साहब और कहाँ जा रहे हैं? अभी आप तो अच्छे से सही भी नहीं हुए हैं ना, और आज से ऑफिस भी जाने लगे हैं। यह सुनकर के ब्रिज मोहन जी कहने लगे, हाँ तो ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा ना, मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। आप मेरे पीछे मेरे बच्चों का ख्याल रखती हैं, इतना आप मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए फ़िक्र करती हैं, उसका बहुत धन्यवाद आपको। यह सुनकर के कल्याणी जी कहने लगी, क्या भाई साहब आप मुझे बहन भी बोलते हैं और मुझे धन्यवाद भी बोलने जा रहे हैं? यह कैसा रिश्ता है हम भाई बहनों का? यह सुनकर के ब्रिज मोहन जी हंस दिए और कहने लगे, ठीक है आप जैसे कहिए, अभी मुझे ऑफिस जाना होगा। और इतना कहकर वह ऑफिस चले गए। उधर आरुषि और शुभ के साथ कल्याणी जी उनके घर के अंदर आई और कहने लगी, आरुषि बेटा क्या बनाई हो ब्रेकफास्ट में? आरुषि कहने लगी, आंटी मैंने कुछ नहीं बनाया, डैड ने ही चीज़ सैंडविच बनाया है, वही हम लोग खा लिए। आप भी बैठिए, मैं आपके लिए भी लाती हूँ। कल्याणी जी कहने लगी, नहीं बेटा मैं तो बस देखने आई थी कि आप लोग सही हो ना।
आप लोगों ने नाश्ता नहीं किया होगा तो मैं आप लोगों के लिए नाश्ता लेकर आई थी। यह रहे आलू के पराठे। आलू के पराठे का नाम सुनकर आरुषि को फिर से भूख लगने लगी और वह कहने लगी, वाह आंटी, आपने तो मेरी भूख ही बढ़ा दी। और वह उनके हाथों से आलू के पराठे लेकर फिर से खाने लगी। आरुषि को इस तरह से खाते हुए देखकर कल्याणी जी उसके सर पर हाथ रख देती हैं और कहने लगी, आप लोग इसी तरह हैप्पी रहिए बेटा। और वह पराठा शुभ को भी खाने को देती हैं, मगर शुभ कहने लगा, नहीं आंटी जी, मेरा पेट भरा हुआ है, मेरा मन नहीं है। कल्याणी जी बोली, ओके बेटा। फिर कुछ देर आरुषि से बात करी। आरुषि कहने लगी, आंटी, आप शुभ को अपने पास कुछ देर के लिए ले जाइए, मुझे थोड़ा काम है, मुझे बाहर जाना होगा। कल्याणी जी कहने लगी, क्यों नहीं बेटा, ज़रूर। शुभ भी कल्याणी जी के बेटे के साथ रहता था। गोलू का वह दोस्त था। कल्याणी जी के हस्बैंड विदेश में जॉब करते थे। वह सिर्फ अपने 2 बेटों के साथ में यहाँ पे रहती थी। कल्याणी जी के इस वक्त कोई नहीं था और वही हाल आरुषि का भी था। पास में आरुषि के फैमिली और कल्याणी जी के फैमिली ही एक दूसरे का सहारा थे। वह दोनों काफ़ी अच्छे पड़ोसी थे और एक रिश्ता भी जुड़ गया था। वह शुभ को लेकर अपने घर चली गई। आरुषि भी जल्दी से खाना फिनिश करी। वह सोचने लगी, मुझे पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, वरना उस लड़की के साथ बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। मुझे उस लड़की को बचाना ही होगा। हर हाल में, किसी भी कीमत पर मैं उसे कुछ भी होने नहीं दूंगी। अभी कॉलेज की छुट्टी हो ही गई है तो अच्छा है, मुझे भी ललिता को ढूंढना होगा। इसके लिए मुझे पुलिस की हेल्प लेनी होगी। आरुषि ने गहरी सांस ली और शावर लेने चली गई। ओबेरॉय इंडस्ट्री। रणवीर अपने कैबिन में बैठा हुआ था। वह लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। तभी वह चौंक गया क्योंकि लैपटॉप पर वाइट लिबास में लिपटी हुई नजर आती है वह ब्लू आंखें उसे दिख रही थी, जिसे देखकर वह चौंक गया। यह वही आंखें हैं जो कल रात रणवीर ने आंखें मसल कर देखा तो वह आंखें गायब हो गई थी और डिस्प्ले पर सिर्फ एक फाइल ही शो हो रही थी। रणवीर ने सर चेयर से टिकाया और आंखें बंद करते हुए बोला, आखिर कौन हो तुम यार? क्यों मेरे दिल और दिमाग पर छाई हुई हो? सिर्फ तुम्हारी आंखें ही तो देखी है, फिर कैसे सिर्फ 2 आंखें मुझे अपना दीवाना बना सकती है? उफ। रणवीर ने अपना सर झटका और खुद से बोला, लगता है यह मेरे ऐसे जहन से नहीं जाएगी, मुझे कुछ और करना होगा। यह बोलते हुए रणवीर ने किसी को कॉल लगाया और भारी आवाज़ में बोला, अनामिका, मेरे कैबिन में फ़ौरन से आओ, कम फास्ट। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, ओके सर। अनामिका अगले 1 मिनट में कैबिन में इंटर हुई। उसने वाइट कलर की फिटिंग वाली शर्ट पहनी हुई थी और ब्लैक शॉर्ट, शोल्डर तक उसके बाल थे। उसने डार्क मेकअप किया हुआ था। यह रणवीर की पर्सनल सेक्रेटरी थी। रणवीर ने उसे इशारा किया। अनामिका ने स्माइल की और फिर दरवाज़ा लॉक कर दी। रणवीर के कैबिन में दीवार से लग कर के एक सोफ़ा था, जो कि सोफ़ा बेड भी बन जाता था। वह इस सोफ़े पर बैठा हुआ था और अनामिका से बोला, इसे जल्दी से बेड में कन्वर्ट करो। अनामिका ने कर दी और फिर उसे देख कर के अनामिका ने एक स्माइल देते हुए रणवीर की गोद में आकर बैठ गई। फिर शैतानी आवाज़ में बोली, लगता है आज बॉस ने अपनी सेक्रेटरी को नहीं बल्कि अपनी हॉट पर्सनल सेक्रेटरी को बुलाया है। यह बोलते हुए अनामिका रणवीर के होठों पर अपना हाथ फेरने लगी। रणवीर ने झटके से अनामिका का हाथ पकड़ा, फिर उसके बाल खींचते हुए बोला, मेरे होठों की तरफ देखने की हिम्मत भी मत करना, समझी तुम? इस पर ना कभी किसी का हक था और ना कभी किसी का हक होगा। बात समझ में आई मेरी? अनामिका ने रणवीर के बालों में उंगलियां चलाते हुए बोली। मिस्टर ओबेरॉय को गुस्सा आ गया। अच्छा चलो, होठों को तो ना सही, पर और सारे हक तो है न मेरे। यह बोलते हुए अनामिका ने अपनी शर्ट के ऊपर का बटन खोल दी, जिससे उसकी क्लिप्स साफ नजर आने लगे। रणवीर ने अपने होठ उसके सीने पर रख दिए और वहाँ पैशनेटली किस करने लगा। तभी रणवीर ने जोर से बाइट किया, जिसे अनामिका की आह निकल गई। रणवीर ने उसकी गर्दन पर बाइट करते हुए कहा,
अभी तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, क्या हुआ? अब अभी तो रणवीर ने शुरू भी नहीं किया है, अभी से सिसकियाँ निकलने लगी तुम्हारी। यह बोलकर रणवीर ने एक एक करके उसके शर्ट के बटन सारे खोल दिए। अनामिका ने आह भरते हुए कही, मेरी सिसकियाँ, मेरी आहें मुझे नहीं आपको परेशान करेगी रणवीर, तभी तो आप और ज़्यादा वाइल्ड हो जाओगे। और आपका किसी लड़की को देखकर वाइल्ड हो जाना, वह तो नसीब वालों को नसीब होता है ना। अब रणवीर धीरे धीरे अपनी हद पार करने लगा था, तभी उसकी आंखों के सामने वह तीर चलाती ब्लू आंखें उसके सामने आ गई। रणवीर ने जोर से अनामिका को धक्का दिया, जिससे अनामिका ज़मीन पर जा गिरी और रणवीर ने जल्दी से अपने शर्ट को सही किया। उसने जोर से दीवार में मुक्का मारा, जिसे देखकर अनामिका घबरा गई। रणवीर ने मुंह फेरकर गुस्से भरी आवाज़ में बोला, गेट लॉस्ट। अनामिका, उससे पहले मैं अपना आपा खो दूँ, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। अनामिका एक पल के लिए तो बहुत ज़्यादा ही हैरान हो गई थी। वह सोचने लगी, इस आदमी को ऐसा कौन सी बुरी आदत है यार, अचानक से इसे हो क्या जाता है। कभी वह प्यार दिखाता है तो अचानक से इतना गुस्सा, सच में यह पक्का डेविल है। मैं तो कभी सोची भी नहीं थी कि यह इस तरह से हरकत करेगा। अभी वह तो इतना सब कुछ कह ही रहा था कि अचानक मुझे धक्का और फिर ऐसे गुस्सा। यह आखिर चाहता क्या है? इस इंसान को हो क्या जाता है? इसे अनामिका ने देखा तो रणवीर बहुत गुस्से में था। अगर मैं एक भी लफ्ज बोली तो मेरी जान ही जाएगी। बेहतर यही होगा कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। अनामिका ने जल्दी से अपने कपड़े ठीक किए और तेजी से दरवाज़ा खोलकर भाग गई। रणवीर ने अपना सर पकड़ लिया और अपने दांत पीसते हुए बोला, कौन हो तुम और बार बार मेरी आंखों के सामने क्यों आए जा रही हो? आखिर हो कौन? मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ तुम्हारे लिए। तभी वह खुद को बोलने लगा, कंट्रोल आरे कंट्रोल, तुम ऐसे अपना आपा नहीं खो सकती हो। बात अगर उस आँखों वाली लड़की की है तो उसे मेरे पास आना ही होगा हर हाल में, और किसी भी कीमत पर मैं उसे हासिल करके ही रहूँगा। यह कहते हुए एक गहरी चमक रणवीर की ब्राउन आँखों में आ गई थी, क्योंकि उसे खुद पर पूरा यकीन था। उसने लाइफ में जो चाहा था वह हासिल करके ही माना था। और रही बात लड़की की, तो लड़कियाँ, हर लड़की उसकी राहों में बिछने को तैयार रहती थी। उधर आरुषि फ्रेश हो गई थी। उसने रेड कलर की स्लीव कट कुर्ती पहनी हुई थी और ब्लैक जीन्स, और बालों को पोनी बनाई हुई थी और स्पोर्ट्स शूज पहने हुए थे। आज वह काफ़ी क्यूट लग रही थी। वह आईने में खुद को निहारते हुए बोली, आरुषि, तुम्हारा कोई जवाब नहीं है। ऊपर वाले ने बड़ी ही फुर्सत से बनाया है तुमको। अब चल, बहुत हो गया है तुम्हारा। यह बोलते हुए उसने होठों पर लिपस्टिक लगाकर पाउट करने लगी, फिर अपनी स्कूटी लेने चली गई। और वह सोची, एक बार मुझे कल्याणी आंटी के घर जाना चाहिए। और वह कल्याणी आंटी के घर गई और कहने लगी, आंटी आप शुभ का ध्यान रखिएगा, मैं जा रही हूँ। मैं आके शुभ को ले लूँगी, मैं दोपहर तक आ जाऊँगी। कल्याणी आंटी कहने लगी, ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना और तुम शुभ की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। तुम तो हमेशा से शुभ को यहीं पर छोड़कर जाती हो ना, फिर इतना टेंशन क्यों ले रही हो? शुभ और गोलू साथ में खेल रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, तुम बिल्कुल फ़िक्र नहीं करो। शुभ भी मेरा ही बच्चा है। वह कल्याणी आंटी के गले लग गई और कहने लगी, ठीक है आंटी, अब मैं चलती हूँ। वह अपनी स्कूटी ली और पुलिस स्टेशन पहुँच गई। देखा कि एक ऑफिसर डेस्क पर बैठा हुआ था। उसकी नेम प्लेट पर एसीपी रनावत लिखा हुआ था। एसीपी का मुंह दूसरी साइड था और उसी ने उसके सामने जाकर कही, हेलो एसीपी रनावत, मैं आरुषि आर्या। एसीपी ने अपनी चेयर घुमाई तो करीब 36 साल का था, लंबा, हेल्दी, दिखने में एकदम सीरियस लग रहा था। घनी मूछें थी। उसने ऊपर से नीचे तक एक नज़र आरुषि पर डाली और भारी आवाज़ में कहा,
आरुषि आर्या नाम ही खूबसूरत है आपका, बिल्कुल आपकी ही तरह। आरुषि ने देखा वह बड़े ही अजीब तरीके से आरुषि को देख रहा था, जिसे देखकर आरुषि थोड़ी नर्वस होने लगी। ऐसे अजीब नज़रों को देखकर आरुषि मुंह में बड़बड़ाई, कैसे घूर रहा है, लग रहा है खा ही जाएगा मुझे मुच्छड़। तभी इंस्पेक्टर के फ़ोन की रिंग बजी। उसके फ़ोन पर रणवीर ओबेरॉय का नंबर फ्लैश कर रहा था। रणवीर की कॉल देखकर के एसीपी ने हड़बड़ाकर कॉल रिसीव करते हुए कहा, हेलो मिस्टर ओबेरॉय, बड़े दिनों के बाद कॉल आई है आपकी, कहिए क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी। एसीपी को बिजी देख करके आरुषि मन में बोली, इसका कॉल भी अभी आना था, वेट तो करना ही पड़ेगा, बैठ ही जाती हूँ। और इतना सोच करके वह वहीं चेयर पर बैठ जाती है। आरुषि ने फ़ोन निकाली और चलाने लगी। वहीं दूसरी तरफ रणवीर ओबेरॉय कोल्ड वॉइस में बोला, मेरी बात ध्यान से सुन रनावत, इस शहर में जितनी भी लड़कियों की आंखें ब्लू है, मुझे उन सब की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, वह भी सिर्फ 1 दिनों के अंदर। रनावत यह बात सुनकर हड़बड़ाते हुए चेयर से उठ गया और एक साइड जाकर धीमी हकलाती आवाज़ में बोला, पर मिस्टर ओबेरॉय, शहर की सारी लड़कियां यह कैसे पता लगेगा, वह भी इतने कम टाइम में, यह कैसे होगा। इससे पहले कि रनावत और आगे कुछ बोलता, रणवीर कहने लगा, शट योर माउथ, जस्ट शट अप। रणवीर जोर से गुर्राते हुए बोला, तू जानता है ना, रणवीर ओबेरॉय को न सुनने की आदत बिल्कुल भी नहीं है। मुझे 1 दिन के अंदर ही सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे। बात समझ में आई तेरे। इतना कहकर के वह रनावत पर गुस्सा होने लगा। रनावत कांपती आवाज़ में बोला, जी मिस्टर ओबेरॉय, हो जाएगा। तभी रनावत की नज़र चेयर पर बैठी हुई आरुषि पर पड़ी, जो एसीपी का इंतज़ार कर रही थी। उसे देख करके क्रूएल स्माइल रनावत के होठों पर आ गई और रणवीर से बोला, मिस्टर ओबेरॉय, डोंट वरी, ब्लू आंखों वाली लड़की की शुरुआत हो गई है। अभी तो एक मेरे सामने ही बैठी है, क्यों आई है यह पता नहीं है। इंस्पेक्टर की बात सुनकर के रणवीर अपनी चेयर से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों की चमक बढ़ गई। वह रनावत से कड़क आवाज़ में बोला, गुड जॉब रनावत, तू एक काम कर, उस लड़की का नाम, पता, एड्रेस सब ले उससे, और तू उसे कहीं जाने मत देना। मैं बस 5 मिनट में वहाँ पर पहुँच रहा हूँ, ओके। इतना कहकर के वह फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया और इंस्पेक्टर आरुषि को गंदी निगाहों से देखते हुए कहा, आप बेफिक्र हो जाइए, यह लड़की कहीं नहीं जाएगी। इतना कहकर वह फ़ोन अपने कान से हटाकर अपने चेयर पर आकर बैठ गया। उधर रणवीर ने कॉल कट करते ही तेज़ी से अपने ऑफिस से निकलकर गाड़ी की ओर दौड़ पड़ा और तेज़ी से बाहर निकल गया। जैसे ही पार्किंग एरिया में आया, उसके सारे बॉडीगार्ड्स उसके पीछे आने लगे, पर उसके साथ रणवीर ने उन्हें हाथ के इशारे से रोका तो उनके कदम वहीं पर जम गए। रणवीर ने गाड़ी स्टार्ट की और पुलिस स्टेशन के लिए खुद बढ़ गया। वह अकेले ही ड्राइविंग करते हुए, उसकी आंखों में बार बार वही ब्लू आंखें छा रही थी। उसने अपने लोअर लिप को बाइट करते हुए कहा, आई जस्ट होप कि तुम वही लड़की हो जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ, और मैं जानता हूँ तुम भी बाकी लड़कियों की तरह एक रात मेरे साथ बिताओगी ना। तो मुझे पूरा यकीन है उसके बाद तुम्हारी यह आंखें मुझे कभी परेशान नहीं करेगी। सिर्फ एक रात चाहिए मुझे तुम्हारे साथ मिस्ट्री गर्ल, सिर्फ एक रात। उसके बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहूँगा। पुलिस स्टेशन वहाँ से 10 मिनट की दूरी पर था। रणवीर ने ड्राइविंग और तेज़ कर दी। इंस्पेक्टर कहने लगा, हाँ मिस आरुषि, आप बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। आरुषि इससे पहले कुछ बोलती, तभी आरुषि के फ़ोन की रिंग बजी। देखा कि रूहान का मैसेज था जिसमें लिखा था, आरुषि आज तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, तुम व्हाइट हेवन पार्क में मुझे फ़ौरन आकर मिलो, मुझे लेट मत करना, बहुत अर्जेंट बात करनी है तुमसे। उस मैसेज को देखकर आरुषि बड़बड़ाते हुए कहने लगी,
इसे मुझसे ऐसा क्या काम पड़ गया? वह ठीक तो होगा ना? इंस्पेक्टर रनावत थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोला, हेलो मिस, आपको अपना फ़ोन ही चलाना है या फिर कुछ कहना भी है? क्यों आई थी आप यहाँ फ़ोन चलाने? आरुषि हल्का चौंक गई। उसने फ़ोन साइलेंट किया और जल्दी से बोली, सॉरी सर, एक्चुअली मुझे किसी की कंप्लेन करनी है। कल रात जो मैंने देखा। आरुषि ने कल रात हुई सारी बातें इंस्पेक्टर रनावत को बता दी। सर, वह लड़की अभी भी उन लोगों की कैद में है। आप ही हैं जो उस लड़की को बचा सकते हैं। प्लीज़ आप लोग वहाँ जाइए और उस लड़की को ढूंढिए ना। आरुषि की बातों से इंस्पेक्टर हैरान होने के बजाय बिल्कुल नॉर्मल था और उसका नॉर्मल होना आरुषि के दिमाग में खटक गया। आरुषि ने हैरान होते हुए थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोली, सर, मैंने आपको इतनी डेंजरस स्टोरी बताई है और आपको यहाँ सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? उसकी बात सुनकर के इंस्पेक्टर कहने लगा, मिस, आप जो भी हो, ऐसी बातों पर आप चौंक जाती होंगी, पर मुझे आदत है, ऐसी रोज़ घटनाएं आती हैं, तो इसमें कोई नई बात नहीं है और आप बेफिक्र रहिए, वह लड़की सही सलामत मिल जाएगी। बस आप मुझे यहाँ पर लिखकर रिपोर्ट दे दीजिए ताकि मैं इस पर कुछ कार्रवाई कर सकूं। वह झूठ को आरुषि को वहाँ पर रोकना चाहता था ताकि रणवीर आ सके। अगर वह रणवीर के आने तक आरुषि को रोककर नहीं रखता तो रणवीर का कहर उस पर ही बरस जाएगा। वह आरुषि से जानबूझकर बातें इधर से उधर करने लगा। आपने उस लड़की को कहाँ देखा? कितने बजे देखा? आप वहाँ क्या कर रही थी? आप इतनी रात को सड़क पर कहाँ गई हुई थी? क्या करने गई थी? कहीं आपका बॉयफ्रेंड तो नहीं बुलाया था? आप भी अपनी रातें रंगीन तो नहीं कर रही थी? इंस्पेक्टर आरुषि से बहुत ही उल्टा सीधा सवाल करने लगा था। आरुषि को अब गुस्सा आने लगा था। कुछ देर के बाद जब आरुषि अपने फ़ोन पर देखी तो बहुत सारे कॉल रूहान के आए हुए थे। वह बिल्कुल सोच नहीं सकती थी कि रूहान इतना कॉल क्यों किए जा रहा था। उसे वह हड़बड़ाते हुए कॉल करने की कोशिश की, पर वह इंस्पेक्टर की बातों की वजह से वह कॉल नहीं कर पाई और वह वहां से जाने लगी और बोली, मैं कल आकर आपसे बात करती हूँ, मैं अभी जा रही हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। इंस्पेक्टर कहने लगा, आप ज़रा रुक तो जाइए, मुझे कुछ और भी इन्फॉर्मेशन जानना है आपसे। आरुषि इस वक्त उस इंस्पेक्टर की हरकतें समझ रही थी। वह जितनी जल्दी हो सके वह यहाँ से निकल जाना चाहती थी, पर वह इंस्पेक्टर उसे रोकना चाहता था। आरुषि फ़ौरन से रूहान को कॉल करते हुए बाहर निकल गई। इंस्पेक्टर उसे रोकते रह गया। वह कहने लगी, मैं बस आ रही हूँ, थोड़ा सा वेट करो। रूहान कहने लगा, जल्दी आओ बेबी। यह सुनकर के आरुषि के फेस पर स्माइल आ गई और वह स्कूटी पर बैठकर निकल गई। जैसे ही वह निकली उधर रणवीर भी अपने गाड़ी से आता हुआ दिखा। इंस्पेक्टर जैसे ही रणवीर को देखा वह माथा पीट लिया और वह सोच लिया, अब तो सामत आ गई है। बड़ी टेढ़ी खीर है, 10 मिनट तक इसे उलझा कर रखना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं कुछ समझ नहीं पाया। वह लड़की बहुत ज़्यादा तेज़ थी, पर यह रणवीर तो और भी ज़्यादा उल्टी खोपड़ी का है। मेरा थाना ही बर्बाद न कर दे कहीं। रणवीर को देख करके वह पूरा हैरान और डर गया था। वह जैसे ही रणवीर अंदर एंटर किया, इंस्पेक्टर के फेस को देख करके रणवीर समझ गया और वह इंस्पेक्टर का हाथ पकड़ के कैबिन में लेकर गया और उसके गले पर हाथ रखकर उसे पूछने लगा, तुमने उस लड़की को रोका क्यों नहीं? उसे क्यों जाने दिया? तुम ऐसी हरकतें नहीं कर सकते हो। तुम अभी के अभी मुझे बताओ कि वह लड़की कहाँ है, कौन है, उसका पता, कहाँ रहती है? कुछ तो उसने बताया होगा तुम्हें। रनावत बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। वह कांपते आवाज़ में कहने लगा, मिस्टर ओबेरॉय, मैं जैसे ही उससे पूछने वाला था उसका फ़ोन आ गया और वह फ़ौरन से निकल गई। वह बहुत चालू लड़की थी। मैं उसे बहुत रोकने की कोशिश किया मगर वह रुक ही नहीं पाई। रणवीर गुस्से से अपने हाथ की मुठ्ठियाँ कस लिया और आंखें लाल किए हुए उसे घूरे जा रहा था। तो क्या रणवीर आरुषि तक पहुंच जाएगा?
वह ब्लू आइज वाली लड़की कौन है? क्या रणवीर जान लेगा? रूहान आरुषि को क्या बताना चाह रहा है, यह जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।